नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 59 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। 70 में से 59 प्रत्याशी आज घोषित हो गए हैं। तो पहली लिस्ट में 5 महिला प्रत्याशी हैं। पुरोला से दुर्गेश्वर लाल होंगे बीजेपी प्रत्याशी, तो खटीमा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे। दुर्गेश्वर लाल पुरोला से चुनाव लड़ेंगे। केदार सिंह रावत यमुनोत्री से चुनाव लड़ेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरने वाला है। मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनावी मैदान में होंगे। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से। विश्वंत सिंह चुफाल डीडीहाट से। रेखा आर्य सोमेश्वर से। और बंशीधर भगत फिर से कालाडूंगी से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गणेश जोशी को फिर से मसूरी से टिकट दिया गया है और स्वामी यतीश्वरानंद को हरिद्वार ग्रामीण से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं अरविंद पांडे गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे और मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपको बता दें कि आज 59 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं अगर पिछली लिस्ट में से बात की जाए तो जब बीजेपी ने 57 सीटें हासिल की थी तो उस 57 विधायकों में से 10 विधायकों के नाम आज काट दिए गए हैं। द्वारहाट से महेश नेगी का नाम काटा गया है। अनिल शाही को टिकट दिया गया है। तो अल्मोड़ा से रघुनाथ सिंह चौहान का नाम भी काटा गया है। वहीं यमकेश्वर से भी टिकट कटा है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद मना कर दिया था कि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि टिकट बंटवारे में इस बार कपकोट की जो सीट है जिस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चुनावी ताल ठोकते थे, उस पर उनके चहेते सुरेश गढ़िया को टिकट मिला है। वहीं सरिता आर्य जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें नैनीताल से टिकट दे दिया गया है। दुर्गेश्वर लाल जो आज ही शामिल हुए बीजेपी में, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। देहरादून कैंट सीट की बात की जाए तो लगातार 8 बार से विधायक रहे हरवंश कपूर, जिनका निधन कुछ वक्त पहले हो गया था, उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से आज 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 11 जो सीटें बची हैं उनको लेकर भी नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। बीजेपी ने उत्तराखंड की पहली लिस्ट आज दिल्ली से जारी की है और इसके पहले मंथन हुआ किसे कहां से टिकट देना है और इस मंथन के बाद सीटों का ऐलान किया गया है। और ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता दें, जहां अवतार सिंह भड़ाना नहीं लड़ेंगे चुनाव। अवतार सिंह भड़ाना के वकील का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित होने के चलते चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल कोविड पॉजिटिव हैं अवतार सिंह भड़ाना। जेवर से गठबंधन के सहयोगी दल आरएलडी के प्रत्याशी हैं भड़ाना। तो अवतार सिंह भड़ाना के वकील का बयान सामने आया है कि वो इस बार चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकेंगे। सपा गठबंधन से जेवर से प्रत्याशी हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। जेवर से गठबंधन के सहयोगी दल आरएलडी के प्रत्याशी हैं भड़ाना और ग्रेटर नोएडा से अवतार सिंह भड़ाना इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेवर सीट से टिकट मिला था लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे अवतार सिंह भड़ाना। वकील का बयान सामने आया है कि कोविड पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अवतार सिंह भड़ाना इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। वहीं यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यश भारती सम्मान फिर से शुरू करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान पत्र देंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लाएंगे। फिर कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम लाएंगे। कैशलेस
इलाज की व्यवस्था फिर से लागू करेंगे, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम वादे जनता से किए हैं कि अगर सरकार बनती है तो फिर से कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम लाएंगे। समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कर्ष समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज़्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहू के बाद मुलायम सिंह के साढ़ू भी भाजपाई हो गए हैं। कल मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव शामिल हुई थी बीजेपी में, तो मुलायम के समधी हरिओम भी अब भाजपाई हो गए हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं रिटायर्ड आईएएस किशन सिंह अटोरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अवधी लोक गायिका वंदना मिश्रा भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। सपा के मंटू और अनीश सिंह चौहान भाजपाई बने हैं। सपा से शेषपाल सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा है। दिया गया था कि आप मेहनत करिए और आपको उसका फल मिलेगा। एक स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुझे अच्छी लगी। माननीय योगी जी का जो है
ईमानदारी की जो छब है मुझे बहुत पसंद है। अपने इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में समाजवादियों को अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं। समाजवादियों को एक एक करके उन्होंने सबको किनारे कर दिया। चाटकार लोगों को लाके उनके चारों तरफ जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, सब चाटकारों को घेरा है। अच्छे लोगों को, जमीन के लोगों को वो पसंद नहीं करते। हम जितना वोट मुझे मिला 73,300 वोट मुझे मिला था। बिधुना विधानसभा से ना माननीय मुलायम सिंह, ना डिम्पल जी, ना अखिलेश जी इतने वोटों से कभी 10-11 हजार से ज्यादा नहीं जीते। हम 18,300 जीत के आए। सबसे पहले टिकट मेरी काट दिया। आज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य, औरैया के निवासी, पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे तो संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी। उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए किए कामों का फल चुनाव में मिलेगा। 10 मार्च को 300 से ज्यादा कमल के फूल खिलेंगे। हर बूथ को मजबूत करना है। सभी बूथों में बड़ी जीत हासिल करेंगे। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। विरोधियों के मंसूबे चकनाचूर होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि फिर से 10 मार्च को 300 से ज्यादा सीटें हम हासिल करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। हर बूथ को मजबूत करेंगे। सभी बूथों में बड़ी जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि बना करके प्रत्याशी घोषित करने के बाद आज वर्चुअल सिराथू विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो बूथ से लेकर के जिले स्तर तक सिराथू विधानसभा में निवास करने वाले सभी कार्यकर्ता साथी थे, उनसे संवाद हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा, उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के संवाद और आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि बना करके प्रत्याशी घोषित करने के बाद आज वर्चुअल सिराथू विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो बूथ से लेकर के जिले स्तर तक सिराथू विधानसभा में निवास करने वाले सभी कार्यकर्ता साथी थे, उनसे संवाद हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा, उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज के संवाद और आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश। देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ईडी या अन्य किसी जांच एजेंसी के द्वारा की गई कार्रवाई पर बौखलाना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार अगर कोई करे और उस भ्रष्टाचार के लिए जो दोषी हों अगर वो पकड़े जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है, हमने विजय पाई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वह कांग्रेस शासित हों या गैर कांग्रेस शासित राज्य हों, वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई ये एजेंसियों का अधिकार है, वो करते हैं। और मैं एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई का मतलब पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा विरोध करने से यह साबित होता है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों
देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना। और पूर्व विधायक और बीजेपी नेता प्रशांत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट नामांकन दाखिल किया है। खास बात है कि जहां नामांकन करते समय तमाम नेता कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं प्रशांत चौधरी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 5 लोगों के साथ नामांकन करने पहुंचे। आपको बता दें कि प्रशांत चौधरी बीएसपी से विधायक रह चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता प्रशांत चौधरी नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, 5 लोगों के साथ जाकर के नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मास्क लगाए हुए हैं और मास्क के साथ ही सिर्फ 5 लोग ही उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने जाकर के अपना नामांकन भरा है। आज उत्तर भारत का अग्रणी शिक्षण समूह वेंकटेश्वरा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव रिसर्च गंगा अभियान शुरू करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा, शानदार स्वास्थ्य कार्य के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को सम्मानित किया। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि वेंकटेश्वरा को महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए हर संभव मदद शासन द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें कि वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय शानदार नई शिक्षा नीति को उसके मूल स्वरूप के साथ लागू करने वाला उत्तर भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसे लागू करने वाला इनका ये पहला विश्वविद्यालय है। और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय अपनी चिंता करे, बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है, बीजेपी का जाना तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी मंत्रिमंडल में थे, जिसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। सपा में जाने के बाद लगातार वो हमलावर हैं और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब उनका कहना है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है और बीजेपी अपनी चिंता करे, क्योंकि बीजेपी का जाना इस बार तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का रुख किया और इसके बाद से ही लगातार वो बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मुंह खोलूंगा तो बात ज्यादा हो जाएगी और ऐसे ऐसे राज खोल सकता हूं जो सिर्फ मुझे पता है। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव जी की ज्वाइनिंग पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। खुश हो लेंगे, शायद वो भूल गए हाथरस में एक दलित लड़की के साथ किस तरीके से बर्बर जुल्म, जातीय अत्याचार, सामूहिक बलात्कार हुआ था। 2 घटनाएं आपके उन्नाव में, जहां पर महिलाओं को बलात्कार के आग छिड़ करके जिंदा जला दिया गया था। योगी जी के जिले गोरखपुर में गगहा थाने में 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई थी, जिसमें 2 ब्राह्मण, 2 मौर्य, 2 वैश्य बनिया, 1 अज्ञात सिरकटी लाश की महिला। और साथ ही साथ लखनपुर में खीरी में क्या हुआ, और इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए योगी जी को अपने उस गुंडाराज और जंगल राज को याद करना चाहिए, जिसमें बहुत सी हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई।
उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गठबंधन को लेकर बीजेपी जल्द ऐलान कर सकती है। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि अब की बार बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर अनिल राजभर ने कहा कि जब चुनाव आएगा तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग नजर नहीं आएंगे। ऐसे लोगों ने अपने समाज के महापुरुषों का अपमान किया है। प्रदेश चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, सीटों के बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितनी सीटों पे आप लोगों की बातचीत बन चुकी है? देखिए, हमारे यहाँ होमवर्क तो 12 महीना चलता रहता है। चुनाव है तब भी, चुनाव नहीं है तब भी। हम कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करने में अपना सौभाग्य समझता है। पार्टी तय करती है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किसकी क्या भूमिका होनी है, किसको क्या काम करना है। तो जो आदेश मिलेगा पार्टी का, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। लेकिन मैं स्वागत करना चाहता हूं जिस तरह से फर्स्ट फेज का सेकेंड फेज के जो चुनाव हैं उसमें जो प्रत्याशी आए, जिस तरह से सामाजिक न्याय की एक परिकल्पना को आपने चरितार्थ होते हुए देखा होगा। किस तरह से एक सामान्य सीट पर भी एक दलित को चुनाव लड़ाना, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ होती हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारी भूमिका तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व की है, उनका काम है। जो आदेश मिलेगा हम सब लोग उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल सर, ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं पूर्वांचल से ही, वो भी बिलोंग करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी राजभर समाज से आते हैं। वो कह रहे हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अभी सहयोगी दल थे, अब नहीं रहे। नहीं, ये 2019 में भी हमारे साथ नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े और उस समय भी यही कहते थे। आप लोगों के पास तो अधिकृत बयान होगा। पूरे पूर्वांचल में 2 सीट से ज्यादा अगर भाजपा जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम भी आप लोगों के सामने है, वो लोग भी घूम रहे हैं। दरअसल जनता ने फैसला कर लिया है। ये समाज को बेचने वाले, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले, अपने महापुरुषों को अपमानित करने वाले, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को अपमानित करने वाले, सैयद सलार मसूद गाजी के अनुयायियों के साथ आज राजनीतिक तालमेल कर रहे हैं। इसको राजभर बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि ये कैसे लोग हैं। चेहरा पूरी तरीके से समाज के सामने आ गया। ये बेनकाब हो गए ये लोग, और जनता ने फैसला किया है। परिणाम आएगा, आप देखिएगा कि 10 तारीख को, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश का, ये सब बुरिया बस्तर बांधकर अपने घर जाने वाले। मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीटें पिछली बार छूट गई तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार जीतने वाली है। वीडियो नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे चंद्रशेखर। सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में इस बार चंद्रशेखर आजाद ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गठबंधन के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी रुख किया था, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अब उन्होंने बता दिया है कि सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में वो गोरखपुर सदर सीट से उतरेंगे। साथ ही 33 प्रत्याशियों की लिस्ट भी उन्होंने जारी की थी। तो चंद्रशेखर आजाद खुद गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और इस सीट से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में होंगे। खबर अमरोहा से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान के बिगड़े बोल। पुलिस के साथ नोकझोंक में मर्यादा भूले सलीम खान। अगर एमएलए बना तो वर्दी उतरवा दूंगा, उन्होंने कहा कि सलीम खान के बिगड़े बोल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने सलीम खान पर मुकदमा दर्ज किया है। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सब पे चल सके, मने कौन कर रहा है? ये बेचारे गरीब आदमियों को तुम ये गरीब आदमियों को फांसी लगाओ। आपका परमिशन है कोई? प्यार से चुनाव आयोग की या किसी प्यार से आके कहते हम सब आते ही डंडे मारने शुरू कर दिए। आप
डंडे लेकर थोड़े आएंगे, आप प्यार से समझा सकते हैं। प्यार से ही समझा रहे हैं। नहीं, आप डंडे लेकर आए हो, मार देंगे। नाम तो बता दो अपना, नाम तो बता दो। नाम बताइए। विपिन कुमार नाम है, साफ तरीके से जानो। ऐसा सुनो, हाथ पीछे रखो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।